नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। अध्याय 3 का अंतिम भाग अभी आधे घंटे में आपका पूरा हो जाएगा और समकालीन विश्व में राजनीति का तीसरा अध्याय आप लोगों के पूरा हो जाएगा। कल हम चौथे अध्याय का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अब समकालीन विश्व की राजनीति की किताब बहुत जल्दी जल्दी पूरी करवाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। आज भाग 3 में हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेरिकी शक्ति के सामने अवरोध क्या है, और हम बात करेंगे भारत अमेरिका के बीच में संबंध कैसे हैं और अंत में वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है। इस संदर्भ में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जैसे कि जो टॉपिक है और अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है कि अमेरिकी शक्ति के सामने अवरोध, पहला हेडिंग में डाल देता हूं आज का, अमेरिकी शक्ति के समक्ष अवरोध यानी अमेरिका की जो शक्ति है उस शक्ति के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, कौन सी बाधाएं हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अमेरिकी शक्ति के सामने अमेरिका की अंदरूनी कमजोरियां ही उसके सामने सबसे बड़ा अवरोध है। अंदरूनी जो कमजोरियां होने के कारण ही जो है बड़े बड़े साम्राज्यों का आज तक पतन हुआ है, और अमेरिका के साम्राज्य के पतन का कारण भी उसकी अंदरूनी कमजोरियां ही होगी। अमेरिकी वर्चस्व के सामने सबसे बड़ी जो बाधा है वो उसके भीतर मौजूद है। हालांकि 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद में अमेरिकी वर्चस्व के ये अवरोध काफी कम जरूर हो गए, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये अवरोध और वापिस महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। आइए सबसे पहले अवरोध की हम लोग चर्चा करते हैं। 3 पॉइंट में इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना होगा। अमेरिकी शक्ति के सामने पहला जो अवरोध है वो है अमेरिका की संस्थागत बनावट, अर्थात अमेरिका में जो शक्ति पृथकीकरण का जो सिद्धांत है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का पृथकीकरण कर रखा है, वो अमेरिकी शक्ति के सामने एक बहुत बड़ा अवरोध है। इसके तहत क्योंकि कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का है, अमेरिका की कांग्रेस का है, लागू करना कार्यपालिका का है और न्यायपालिका उनकी समीक्षा का कार्य करती है। कार्यपालिका वही कार्य कर सकती है जिसका अनुमोदन व्यवस्थापिका करे। शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत होने के कारण अमेरिका की कार्यपालिका शक्ति पर अंकुश लगाती है अमेरिका की व्यवस्थापिका। इस प्रकार से अमेरिका की कार्यपालिका के द्वारा बेलगाम जो सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर व्यवस्थापिका उसकी अनुमति नहीं देती है। आप जानते हैं कि 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन राष्ट्रसंघ के संस्थापक थे। राष्ट्रसंघ उनकी देन थी, लेकिन अमेरिका स्वयं राष्ट्रसंघ की सदस्यता नहीं ले सका क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस ने उसकी अनुमति नहीं दी। तो पहला पॉइंट हो गया आप लोगों के, अमेरिकी शक्ति के समक्ष जो पहला अवरोध है वो अमेरिका की संस्थागत बनावट। दूसरा अवरोध है अमेरिका का उन्मुक्त समाज, यानी अमेरिका के नागरिक जो उन्मुक्त समाज है, वहां के लोग स्वतंत्र है और वहां के लोग सरकार को शक की दृष्टि से देखते हैं। सरकार के द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, उनको जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वहां की जो सरकार है जो सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाने में यह बात बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि अमेरिका की जो समाज की जो प्रकृति है वो उन्मुक्त है। और हालांकि जनसंचार के साधन के माध्यम से समय समय पर वहां की जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन अमेरिका की जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर संदेह की भावना है। यानी कि जो शासन के उद्देश्य हैं, शासन के जो तरीके हैं, उसको लेकर वो संदेह की भावना रखते हैं और इसके कारण अमेरिका के सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाया जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा अवरोध है नाटो का संगठन। अमेरिका की शक्ति के सामने तीसरी सबसे बड़ी बाधा है नाटो, लोकतांत्रिक देशों का संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार जिसके माध्यम से चलता है। नाटो के देश भी अमेरिका की शक्ति के सामने एक अवरोध उत्पन्न करते हैं। आइए एक एक बिंदु को लिखकर हम लोग समझते हैं। पहला अवरोध है अमेरिका के सामने अमेरिका की संस्थागत बनावट। अमेरिका की संस्थागत बनावट।
अमेरिका की संस्थागत बनावट, यानी कि अमेरिका में जो शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत जो अपना रखा, क्योंकि देखिए आप सब जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। इस प्रकार से कार्यपालिका जो बेलगाम तरीके से जो सैन्य शक्ति का प्रयोग करती है, उस सैन्य शक्ति के इस्तेमाल पर रोक लगाती है कौन? वहां की व्यवस्थापिका, क्योंकि उसकी अनुमति के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अमेरिका की शक्ति के सामने दूसरा जो अवरोध है, और वो दूसरा अवरोध काफी महत्वपूर्ण है, वो है अमेरिका का उन्मुक्त समाज, यानी कि अमेरिकी समाज की प्रकृति, अमेरिकी समाज की प्रकृति, समाज की प्रकृति उन्मुक्त, अमेरिकी समाज की जो प्रकृति है उन्मुक्त, और इस उन्मुक्त समाज होने के कारण, वहां का स्वतंत्र समाज होने के कारण वो मीडिया के दबाव में काम नहीं करता है। अमेरिका के हालांकि जनसंचार के साधन के माध्यम से अमेरिका के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने का लगातार प्रयास किया जाता है, उसके बावजूद भी अमेरिका की जो राजनीतिक संस्कृति है, वहां के लोगों के जो राजनीतिक मूल्य हैं, उस राजनीतिक संस्कृति में एक बात पहले से होती है कि शासन के जो उद्देश्य और तरीके जो है, अमेरिका की जो सरकार के जो शासन के संचालन के जो उद्देश्य और जो तरीके हैं, उन तरीकों को शक की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार से अमेरिका का जो उन्मुक्त समाज है, वो भी अमेरिका के सैन्य विदेशी जो अभियान है उस पर नियंत्रण स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वर्ष 2003 में अमेरिका ने जो इराक पर आक्रमण किया था, अमेरिका के नागरिक संगठनों ने उसका जबरदस्त क्या किया था? विरोध किया था। अमेरिकी शक्ति के सामने जो तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण अवरोध है, वो है नाटो। नाटो पूरा नाम उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्री ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो नाटो है, जिसकी स्थापना 1949 में की थी, इसमें लगभग सारे देश है वो लोकतांत्रिक देश है। ये जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक देशों का जो संगठन है, और इन सभी देशों में जो बाजार मुल्क जो अर्थव्यवस्था चलती है, वो अमेरिका के लिए बहुत मददगार है। अतः अमेरिका इन नाटो के देशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो नाटो के देश भी अमेरिका के इस सैन्य अभियान पर या अमेरिका के इस वर्चस्व पर क्या अंकुश लगाते हैं? नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो 3 पॉइंटों में यह आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है, अमेरिकी शक्ति के सामने कौन कौन से अवरोध है? पहले अवरोध के रूप में अमेरिका की संस्थागत बनावट, दूसरे अवरोध के रूप में अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है, और तीसरा नाटो का जो संगठन है। और आपसे यदि ये प्रश्न भी पूछ ले कि अमेरिकी शक्ति के सामने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवरोध कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण, तो आपका उत्तर क्या होगा? नाटो। सबसे महत्वपूर्ण जो नाटो के देश है, ये सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य अभियानों पर या उसके प्राबल्यता पर या उसके वर्चस्व पर अंकुश स्थापित करते हैं। ठीक है, आज का दूसरा टॉपिक भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध, भारत अमेरिका संबंध। भारत अमेरिका संबंध की यदि हम बातचीत करते हैं, तो आप सब जानते हैं कि शीत युद्ध के काल में, शीत युद्ध के दौरान हम सब या हमारी सरकार का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। अर्थात हम सोवियत संघ के गुट में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। हमने 1971 में 20 वर्षीय सोवियत संघ के साथ में बांग्लादेश संकट के समय एक संधि भी की थी। लेकिन जैसे शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, हमने ये महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम मित्रविहीन हो रहे हैं। अतः 1991 में हमने
एलपीजी के तहत हमने उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाते हुए हमने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ा और अमेरिका के साथ हमने हमारे संबंध बेहतर करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था से हमने हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई। सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई 1991 के बाद। तो कुल मिलाकर 1991 के बाद अमेरिका के साथ में हमारे संबंध काफी बेहतर स्थापित हुए, क्योंकि हम चाहते थे कि अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए। एक कारण यह भी था। दूसरा कारण यह था कि इस नीति के तहत हमने जो आर्थिक सुधारों की नीति अपनाई, इस आर्थिक सुधारों की नीति अपनाने के साथ ही भारत का जो आर्थिक समृद्धि हुई, भारत की जो आर्थिक समृद्धि हुई, इस भारत की आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के सभी देश भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति आकर्षक हुए और विश्व के अनेक देशों के साथ में भारत के आर्थिक वृद्धि दर के कारण अमेरिका सहित अनेक देश भारत के आर्थिक सहयोगी बनने के लिए आतुर रहे। लेकिन हमें इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि भारत अमेरिका संबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक, प्रौद्योगिकी, और दूसरा, अमेरिका में निवास कर रहे भारतीय अविनाशी। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत अमेरिकी संबंध में। पहली बात प्रौद्योगिकी, और दूसरी, अमेरिका में निवास कर रहे हैं, अमेरिका में निवास कर रहे हैं, अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीय, यानी कि भारत के वह लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, बड़ी संख्या में भारतीय लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। ये दो बातें, यानी कि प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे भारतीय लोग, इन दोनों के कारण भारत अमेरिका संबंधों को एक नई परिभाषा प्राप्त हुई है। सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है, उस सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। तो आप इसे अंदाज लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात, यानी कि 65% निर्यात हम अकेले किस देश को कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर का अमेरिका को कर रहे हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके कारण भारत अमेरिका संबंधों को इसकी आड़ में हम लोगों को देखना चाहिए। बोइंग का जो क्षेत्र है, उस बोइंग के क्षेत्र में 35% जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो तकनीकी कर्मचारी है, वो भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन जो वैली है, इस सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय लोग काम कर रहे हैं। कितने? 3 लाख भारतीय लोग काम कर रहे हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो 15% कंपनियों की जो शुरुआत की है, वो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों ने की है। तो उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो 15% जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम 65% निर्यात अमेरिका को कर रहे हैं। बोइंग के क्षेत्र में 35% जो तकनीकी कर्मचारी वो भारतीय हैं। सिलिकॉन वैली में 3 लाख भारतीय लोग हैं। और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% जो कंपनियां हैं, उसकी शुरुआत भारत के द्वारा की गई। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध किस प्रकार से हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है, अमेरिकी वर्चस्व में भारत के अमेरिका के साथ संबंध की रणनीतियां क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। अर्थात अलग अलग लोगों का मानना है कि वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है। विश्वव्यापी वर्चस्व के दौर में हमें अमेरिका के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने चाहिए, इसको लेकर विद्वान एक मत नहीं है। विद्वानों ने एक मतता नहीं है और 3 रणनीतियां इसके क्षेत्र में काम कर रही है। सबसे पहले वह लोग जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सैन्य शक्ति। अर्थात जिस देश की सैन्य शक्ति मजबूत है, उसी देश का अंतरराष्ट्रीय समय में, वर्तमान समय में दबदबा स्थापित रहेगा। तो भारत के ऐसे विद्वान जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते और समझते हैं, वो चाहते हैं कि भारत को अमेरिका से नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए। भारत को वांशिक गठन से दूर रहते हुए भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि भारत को अमेरिका से सिद्धांतगत दूरी रखते हुए
भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे देश के पास में राष्ट्रीय शक्ति होगी, हमारी सैन्य क्षमता मजबूत होगी, तो हम अंतरराष्ट्रीय इस विश्व में जो है अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। तो पहला तर्क जो दिया जा रहा है वो उन विद्वानों के द्वारा दिया जा रहा है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति की राजनीति के रूप में देखते हैं। और इन लोगों का कहना है कि भारत अमेरिका की बढ़ती हुई नजदीकियां हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, अतः भारत को वांशिगठन यानी अमेरिका से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में लगाना चाहिए। नंबर 2, कुछ जो भारतीय विद्वान हैं उन लोगों का मानना है कि अमेरिका व भारत के हित एक समान है। अमेरिका व भारत के हित, अमेरिका व भारत के हितों में समरूपता है। अर्थात अमेरिका और भारत के हित एक जैसे हैं और अमेरिका और भारत के हित एक जैसे होने के कारण हम लोगों को अमेरिका के वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए। भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है कि ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए। अर्थात हमारे और अमेरिका के संबंध बेहतर हो सकते हैं क्योंकि हम दोनों के हित एक जैसे हैं, दोनों लोकतंत्रात्मक देश हैं। ऐसी स्थिति में हमें अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए और अमेरिका के साथ हमारे बेहतर संबंध स्थापित होने चाहिए। इन लोगों का मानना है कि भारत के लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि क्योंकि अमेरिका का विरोध करने की रणनीति व्यर्थ जाएगी। अमेरिका का विरोध करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उससे केवल और केवल हमें नुकसान होगा। अतः अमेरिकी हित और भारतीय हित एक जैसे हैं, अतः हमें अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। जितना फायदा हम उठा सकते हैं उतना फायदा हमें अमेरिका से उठाना चाहिए। तीसरे जो विद्वान हैं उन लोगों का मानना है कि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के नाते भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए। भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए। भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए। अतः भारत को विकासशील देशों का नेतृत्व करना चाहिए और भारत को विकासशील देशों का गठबंधन बनाकर, ज्यादा ताकतवर संगठन बनाकर अमेरिका की गलत नीतियों का भारत को प्रतिकार करना चाहिए। तो अमेरिका की गलत नीतियों का भारत को जो है प्रतिकार करना चाहिए। कुल मिलाकर भारत की विदेश नीति के निर्वहन में ये सभी रणनीतियां काम आ सकती है। हम किसी एक रणनीति के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो कितना अच्छा प्रश्न हो सकता है कि भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर कौन सी महत्वपूर्ण बातें वर्तमान में प्रचलित है। पहली, ऐसे विद्वान जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति की राजनीति मानते हैं उनका मानना है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए और अमेरिका से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरे, ऐसे विद्वान जिनका मानना है कि अमेरिका और भारत के हित समरूप है, अतः भारत को अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। और तीसरे, ऐसे लोग जिनका मानना है कि भारत को विकासशील देशों की अगुवाई करनी चाहिए, उसका नेतृत्व करना चाहिए और मजबूत गठबंधन बनाकर भारत को अमेरिका की गलत नीतियों का प्रतिकार करना चाहिए, यानी कि अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विरोध। ये अलग अलग प्रकार की राय है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम टॉपिक, वर्चस्व से कैसे बचें। वर्चस्व से कैसे निपटें? वर्चस्व से कैसे निपटें? क्या अमेरिकी वर्चस्व से कभी निजात मिलेगी अथवा नहीं? तो इसका पहला उत्तर तो यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व का एक भी देश ऐसा नहीं है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सके। विशेष रूप से अमेरिका की जो सैन्य ताकत है, जो आर्थिक ताकत है, जो सांस्कृतिक जो उसका वर्चस्व है, उसका मुकाबला करने के लिए विश्व में एक भी देश नहीं है। दूसरी बात, ऐसी परिस्थितियों में इतिहास हमें ऐसे सवालों के जवाब यह जरूर देता है कि कभी न कभी वर्चस्व का अंत जरूर होता है। लेकिन हम वर्तमान की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि वर्तमान में कोई विश्व सरकार नहीं है। विश्व सरकार का अभाव। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि विश्व सरकार का क्या तात्पर्य है। देखिए, प्रत्येक देश में एक चिरपरिचित सरकार होती है और उसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। लेकिन क्या विश्व के सभी देशों के ऊपर भी कोई सरकार है क्या? नहीं। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति सरकार विहीन राजनीति है, विश्व सरकार का अभाव है।
सरकार विहीन राजनीति है, अर्थात विश्व के सभी देशों के ऊपर किसी प्रकार की कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है। कितना बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सरकार की भूमिका निर्वहन करता है? आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार की भूमिका कभी भी निर्वहन नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने वाले कौन है? यही जो विश्व के देश हैं। और क्या ये देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को इतना ताकतवर बना देंगे कि वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके ऊपर ही शासन करे या अपनी संप्रभुता की शक्ति वो उनको सौंप देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में विश्व सरकार का अभाव है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सरकार विहीन राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है। बहुत अच्छी बात मैंने आप लोगों को बताई है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है, विश्व सरकार नहीं है। आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण जिन देशों ने किया है, क्या उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी अधिक शक्तियां दे दी है कि वो अपनी संप्रभुता की शक्ति उनको दे दी है? नहीं, उन्होंने यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ को उतनी शक्तियां दी जितनी शक्ति वो देना चाहते थे। तो विश्व में कोई अंतरराष्ट्रीय विश्व सरकार नहीं है। तो क्या ऐसी स्थिति में वर्तमान में अमेरिकी वर्चस्व का कोई मुकाबला नहीं है? बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। वर्तमान समय में, दूसरा पॉइंट, वर्तमान में अमेरिकी सैन्य शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर्तमान समय में अमेरिकी शक्ति को चुनौती देने वाला विश्व में एक भी देश नहीं है। हालांकि चीन, भारत और रूस ये विश्व के ऐसे देश हैं जो अमेरिकी शक्ति को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन देशों के बीच आपसी विवाद होने के कारण ये भी वर्तमान में अमेरिकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते हैं। यदि अमेरिका, रूस और चीन तीनों देश मिलकर अमेरिका का प्रतिकार करें तो यह संभव है कि अमेरिकी शक्ति को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इन तीनों देशों के बीच में भी बहुत से मुद्दों को लेकर इनमें आपस में मतभेद है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति के अंदर हम अगला पॉइंट ले सकते हैं, तीसरा, कि ऐसी स्थिति के अंदर वर्तमान समय में किसी देश के सामने क्या विकल्प हो सकता है? तो वर्तमान समय में ऐसी स्थिति में किसी देश के सामने पहला विकल्प तो यह हो सकता है कि वो अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाए। अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाए अर्थात बैडवैगन की नीति अपनाए। कैसी नीति अपनाए? बैडवैगन का मतलब है कि जैसी बहे बयार पीठ वैसी कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जेड़ो बायरो बाजे बैडी ओट लेनी, यानी कि बायरो इन दिशारो बाज रही हो तो अपन अपनी पीठ यूं कर देनी चाहिए ताकि अपन आराम से चल सके। तो जेड़ो बायरो बाजे बैडी ओट लेनी। वर्तमान में विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व है और अमेरिका का वर्चस्व होने के कारण विश्व के देशों को अमेरिकी वर्चस्व की रणनीति का लाभ उठाना चाहिए, जो अपनी आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना चाहिए और निवेश के माध्यम से फायदा उठाना चाहिए। इन विद्वानों का मानना है कि अमेरिका के साथ रहकर बहुत कुछ किया जा सकता है और एक ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उस वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। इसी को कहा जाता है बैडवैगन। आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, बैडवैगन से आप क्या समझते हैं? तो बैडवैगन का उत्तर आपको इस प्रकार से देना है कि विश्व में जिस देश का वर्चस्व है उस देश के विरोध में जाने के बजाय उस देश के वर्चस्व का लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल देखिए, यहां पर लिख रखा है कि सबसे ताकतवर
देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कई उचित रणनीति है। इसी को बैड वैगन या जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, जैसी बहे बयार पीठ जैसी कीजिए, पीठ जैसी कीजिए या कीजिए एक ही बात है, खैर समझ में आना चाहिए आप लोगों के। वैसी कीजिए, इसको बैड वैगन कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसी बहे बयार पीठ जैसी कीजिए, इसका क्या तात्पर्य? इसे बैड वैगन कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कि विश्व में जिस देश का वर्चस्व है उसके विपरीत नहीं जाते हुए, उसके विरोध में नहीं जाते हुए, उसके वर्चस्व का लाभ उठाने की जो रणनीति होती है उसी को हम बैड वैगन के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोगों के क्लियर हुआ होगा कि अमेरिकी वर्चस्व का लाभ उठाना, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका का प्रतिकार करने की क्षमता किसी के पास में नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में बैड वैगन की रणनीति अपनानी चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। दूसरा जो इसके संदर्भ में जो तर्क दिया जा रहा है वो है अपने आप को छुपा लेने की रणनीति, छुपा लेने की रणनीति, छुपा लेने की रणनीति। दूसरा तरीका यह है कि वर्तमान में अमेरिका का जो ताकत है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, उससे यदि आप नुकसान नहीं उठाना चाहते हो, उसके बेवजह गुस्से का आप शिकार नहीं बनना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को छुपा लीजिए। छुपा लेने का मतलब है कि अमेरिका की नजर में आप लोगों को नहीं चढ़ना चाहिए। अक्सर विद्यालय में विद्यार्थी क्या करते हैं कि शिक्षक की नजरों से अपना आप को छुपा लेते हैं ताकि उनके सामने नहीं आए, बदमाशी भी करे तो शिक्षक के जो है सामने बदमाशी नहीं करे, क्योंकि एक बार उनके सामने बदमाशी कर दिया या कई बार शिक्षक के क्रोध का भी वो शिकार बन जाते हैं। तो कुछ विद्वानों का यह तर्क देना है कि एक विकल्प देशों के सामने यह है कि अपने आप को वो छुपा ले। इसका अर्थ है कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर रहना, उसके व्यवहार के इर्द गिर्द नहीं रहना, ताकि उसके बेवजह गुस्से का आप लोग शिकार नहीं बने। ऐसा कहा जाता है कि चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन इन देशों ने इसी प्रकार की रणनीति अपनाई। चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन ने किसी न किसी तरीके से अपने आप को अमेरिका की निगाहों में चढ़ने से बचाया है। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह और बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने आप को बचाते रहे। लेकिन क्या ये रणनीति उचित होगी? नहीं। छोटे देशों के लिए रणनीति उचित हो सकती है, लेकिन बड़े देश, मध्यम श्रेणी के देश अपने आप को कब तक अमेरिका के क्रोध से बचाएंगे, कब तक अमेरिका की आंखों से वो बचे रहेंगे? तो उनके लिए रणनीति अच्छी नहीं हो सकती है, उनके लिए रणनीति अच्छी नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चीन, भारत, रूस, यूरोपीय यूनियन जैसे विशाल देशों के लिए अमेरिका की निगाहों से चढ़ने से बचकर रहना बहुत मुश्किल काम है। तो अंत में जो चौथा जो पॉइंट है, या 5वां पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से, 5वां जो पॉइंट है, ये 5वां जो विकल्प है या विकल्प तीसरा हम जो कहेंगे वो है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार राज्यतर संस्थाएं करेगी, राज्यतर संस्थाओं द्वारा प्रतिकार, यानी कि विश्व के किसी भी देश में तो यह ताकत है नहीं कि वो अमेरिका का मुकाबला करें। ऐसी स्थिति में राज्यतर संस्थाएं, राज्यतर संस्थाओं का मतलब कोई देश अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए राज्यतर संस्थाएं आएगी। और यहां राज्यतर संस्थाओं का तात्पर्य है कि अमेरिका को आर्थिक और सामाजिक धरातल पर चुनौती दी जाएगी। अमेरिका को आर्थिक व राजनीतिक धरातल पर, आर्थिक व राजनीतिक धरातल पर चुनौती दी जाएगी। और यह चुनौती कौन देंगे? स्वयंसेवी जो संगठन है, स्वयंसेवी संगठन अमेरिका को यह चुनौती देंगे। और कौन देंगे? सामाजिक आंदोलन। कौन देंगे? सामाजिक आंदोलन। काफी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। सामाजिक आंदोलन अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देंगे, सामाजिक आंदोलन। और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुति की, जो विश्व का जो जनमत है, और इस जनमत में अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे, अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे, अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे। और कौन होंगे? बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल होंगे। और कौन होंगे? मीडिया के लोग इसमें शामिल होंगे। यानी कि अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध, अमेरिका के वर्चस्व का विरोध, जो लेखक है, जो कलाकार है, कलाकार
अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध राज्येतर संस्थाओं के द्वारा की जाएगी, आर्थिक और राजनीतिक धरातल पर उसको चुनौती दी जाएगी, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, जनमत एकत्रित होकर, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे, बुद्धिजीवी लोग, मीडिया के लोग, लेखक और कलाकार, ये सब मिलकर अमेरिका की गलत नीतियों का प्रतिकार करेंगे, ये अमेरिका की गलत नीतियों की आलोचना करके उसका प्रतिरोध करेंगे। तो क्या बातें हम लोगों ने की? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वर्चस्व से कैसे निपटे। तो वर्तमान में पहली बात तो विश्व में कोई विश्व सरकार नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। दूसरी बात, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसी वर्तमान में अमेरिकी सैन्य शक्ति का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में किन्हीं देशों के पास में क्या विकल्प हो सकते हैं? तो पहला विकल्प तो यह रहेगा कि वो अमेरिकी वर्चस्व का क्या उठाए? लाभ उठाए। अमेरिकी वर्चस्व का क्या उठाए? लाभ, जिसे हम बैंडवैगन कहते हैं, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। दूसरा, विश्व राजनीति से अपने आप को अमेरिका की निगाह में चढ़ने से छुपा लेने की रणनीति। लेकिन कब तक ये रणनीति आप लोग अपनाओगे? तो तीसरा ये जवाब दिया जाता है कि जब कोई देश अमेरिका की वर्चस्व का मुकाबला नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में राज्येतर संस्थाएं मिलकर अमेरिका के वर्चस्व का मुकाबला करेगी। चलिए अंत में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में हम विश्वग्राम में रह रहे हैं। विश्वग्राम का मतलब है कि वर्तमान में वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इस समय विश्व गांव की अवधारणा का विकास हो चुका है। हम तकनीक के माध्यम से, यातायात के साधनों के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं। विश्व में घटित होने वाली प्रत्येक घटना से हम लोग प्रभावित होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया जा चुका है कि हम सब इस विश्वग्राम में रह रहे हैं और इस विश्वग्राम में एक चौधरी है। या चौधरी कौन है? अमेरिका। चौधरी कौन है? अमेरिका। और इस चौधरी का जो बर्ताव है वो असहनीय है। नहीं वो दादागिरी कर रहे हैं, हम अपनी भाषा में कह सकते हैं। वो गलत नीतियां अपना रहा है, वो अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, विश्व के अन्य देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। हम चूंकि विश्व गांव एक ही है, उस गांव से हम किसी अन्य गांव में जा नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सारे लोग एकत्रित होकर अमेरिका की उस चौधरी का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। उस चौधरी का क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे। जब विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं, रहने के लिए हमारे पास एक ही गांव है। ऐसे में प्रतिरोधी एकमात्र क्या है? विकल्प है। तो सब लोग मिलकर इनकी गलत नीतियों का क्या करेंगे? प्रतिरोध करेंगे। चलिए अंत में हम बात कर लेते हैं कि इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है। इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है, लास्ट में आप लोगों के एक दे रखा है, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी बात क्यों ना कर ली जाए। चलिए, इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी वर्चस्व जो है हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है। चरमोत्कर्ष काल आने के बाद में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई है कि प्रत्येक देश, विश्व में आज तक जिन जिन देशों का वर्चस्व स्थापित हुआ है, उन देशों में वर्चस्व स्थापित होने के बाद में कभी न कभी उनका पतन जरूर हुआ है। आज तक के विश्व की यदि हम बात करें तो प्रत्येक देश की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी सुरक्षा खुद करे। इसलिए प्रत्येक देश शक्ति संतुलन के रास्ते को अपनाता है। शक्ति संतुलन का यहां पर तात्पर्य है कि प्रत्येक देश इस प्रकार की संधियां, गठबंधन करता है कि वो अपने हितों की सुरक्षा कर सके। आज तक के विश्व के ऊपर यदि हम लोग नजर डालें तो 1648 में जो राष्ट्र राज्यों का जो निर्माण हुआ, इसके बाद लगभग 300 साल तक विश्व में किसी प्रकार के शक्ति का विश्व में वर्चस्व नहीं रहा। सबसे पहले यदि हम बात करें, कि 1648 से पहले किसी का वर्चस्व नहीं था। सबसे पहले 1660 से 1713 तक फ्रांस का वर्चस्व रहा था। किसका वर्चस्व रहा था? फ्रांस का। यह विश्व में पहला वर्चस्व का उदाहरण था। दूसरा वर्चस्व 1860 से लगाकर 1910 तक ब्रिटेन का वर्चस्व रहा, ब्रिटेन का। और तीसरा उदाहरण हम लोगों के सामने है, वर्तमान में किसका वर्चस्व है? अमेरिका का। इतिहास हमें यह सबक सिखाता है कि जिस समय फ्रांस और ब्रिटेन का वर्चस्व था, उस समय ऐसा महसूस होता था लुई 14वें के समय 1660 में कि फ्रांस अपराजय है और फ्रांस को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन 1713 में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, हब्सबर्ग,
फ्रांस के ऊपर भारी पड़े और उसके वर्चस्व को उन्होंने चुनौती दी। ठीक उसी प्रकार से 1860 में विक्टोरिया का जो शासन था, ब्रिटेन का जो शासन था, विश्व में बहुत से उपनिवेश उसने बना रखे थे, उस समय ऐसा महसूस होता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ब्रिटेन की महारानी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। लेकिन 1910 तक आते आते जर्मनी, जापान और अमेरिका ने ब्रिटेन की ताकत को लकारना प्रारंभ किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आप लोग देख रहे हैं कि इसी प्रकार का वर्चस्व अमेरिका का है। लेकिन अगले ही अध्याय में हम बात करेंगे कि सत्ता के कुछ वैकल्पिक केंद्र आ चुके हैं। भले ही वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है, एक ध्रुवीय विश्व, लेकिन जापान, दक्षिणी कोरिया, यूरोपीय यूनियन और चीनी अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से उत्थान हो रहा है, ये अपने आप में इसके साथ में आसियान जो है, ये सारे संगठन मिलकर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। तो तीसरा पाठ आप लोगों का पूरा हो चुका है। चौथे पाठ के लिए इंतजार कीजिए। पहले अध्याय में शीत युद्ध की बात की, दूसरे अध्याय में सोवियत संघ का हमने पतन किया, तीसरे अध्याय में एक ध्रुवीय विश्व की बात की और चौथे अध्याय में हम बात करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी अमेरिका के अलावा अमेरिका की शक्ति को चुनौती देने वाले कौन कौन से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। तो बहुत छोटा सा वीडियो ये रहेगा, मुझे लगता है 30-35 मिनट का। इसको जरूर देखें अंत तक। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को और हमारा प्रयास आप लोगों को किस प्रकार से लग रहा है। हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमने जो है टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, इवन हमारे मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर। किसी प्रकार की दिक्कत होने पर आप लोग हमसे संपर्क करें। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।